Hello students, our next topic is conformations. कन्फॉर्मेशंस बेसिकली क्या है कि अगर मान लो अगर कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या उसको बोल सकते हैं हम सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तुम्हें पता है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग अगर ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और इसमें क्या होती है, बॉन्ड के अंदर सिमेट्री होती है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हम रोटेट करेंगे बेसिकली। तो सच अरेंजमेंट्स इन स्पेस ऑफ एटम इन ए मोलिक्यूल दैट कैन बी रीडली इंटरकन्वर्टेड बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशन। मतलब अगर किसी कंपाउंड को हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेट करेंगे, क्योंकि उसमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड को हम फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम कन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होगा, उसके अराउंड अगर मान लो हम कंपाउंड को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स मिलेंगे। उन अरेंजमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कन्फॉर्मेशंस बोल रहे हैं। उन अरेंजमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, कन्फॉर्मेशन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, उसको हम ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है, इसमें हम एक कार्बन को तो क्या है रोटेट नहीं करेंगे, उसको हम स्टेबल रखेंगे, और दूसरे कार्बन को क्या है रोटेट करेंगे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मेशन मिलेंगी और उन डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे, उनको हम क्या बोल रहे हैं, कन्फॉर्मेशंस बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम कन्फॉर्मेशंस ऑफ इथेन की बात करें, हम इथेन के अगर हम बात करें तो इथेन की स्ट्रक्चर होगी CH3CH3। ठीक है, तो इथेन में क्या होंगे, मतलब दो कार्बन है। ठीक है, दोनों कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन एटम अटैच है और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड क्या है, कंपाउंड को रोटेट करेंगे। उसमें क्या हम एक कार्बन को स्टेबल रखेंगे और दूसरे कार्बन को क्या है हम रोटेट करेंगे। ठीक है, तो हमें उसमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें जो कन्फॉर्मेशन मिलेंगे उसमें एक होती है इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन और दूसरी होती है स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। दो कन्फॉर्मेशन मिलेंगी हमें मेनली, एक तो मिलेगी इक्लिप्स्ड और दूसरी मिलेगी स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, एक कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे होंगे, बिल्कुल बैक में होंगे, उनमें कोई ज़्यादा स्पेस नहीं होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। और स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन हम किसको बोलेंगे, कि उसमें क्या है, एक कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन में बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे, उनमें क्या है कुछ गैप रहेगा, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो हम अब इसको रिप्रेजेंट, कन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक तो मेथड है शो हॉर्स फॉर्मूला। ठीक है, या शोर्स मेथड भी बोल सकते हैं, दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हमारे पास दो मेथड है, दोनों को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमें इक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन तो मिल गई। ठीक है, वो हमें पता लग गया। इक्लिप्स में क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होती है हाइड्रोजन के बीच में, और स्टैगर्ड में क्या होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इसमें हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इक्लिप्स ना सॉरी शोर्स ने क्या किया, कि जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था उसको थोड़ा सा लंबा करके दिखाया है, ताकि हम उसको थोड़ा लॉन्ग कर दिया उसको, ताकि हम उसको इजीली समझ पाएँ। और वो कंपाउंड को क्या है, ऊपर से देख रहा है, ऊपर से कंपाउंड को क्या है, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है, कंपाउंड को क्या है ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कंपाउंड को क्या है अबोव से रोटेट, सॉरी स्लाइटली फ्रॉम अबोव से जो क्या है कंपाउंड को क्या है ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें हमने जो डाउनवर्ड जो कार्बन है उसको हम मान रहे हैं फ्रंट कार्बन, और इसको हम क्या, जो अपर जो कार्बन है उसको हम मान रहे हैं बैक कार्बन। ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। ठीक है, तो इसमें इस पे एक फर्स्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा बैक कार्बन है। और कार्बन पे जो तीनों हाइड्रोजन जो लगे हैं वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, क्योंकि टेट्राहेड्रल ही रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही रहेगा। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन और ये क्या है, बैक कार्बन है। ठीक है, तो अब ये हमारी इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है, ये हमारी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है। इसमें हमें दोनों में डिफरेंस कैसे पता लगेगा, अब इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है, ये एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्टेड है, एक दूसरे की ओर क्या है प्रोजेक्टेड है, तो इस वजह से इनमें क्या है मिनिमम डिस्टेंस रहेगी। अब ये देखो, इसमें हम ये दोनों हाइड्रोजन अगर देखें, इसमें दोनों हाइड्रोजन देखें, इनमें क्या है, ये एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं है, तो इनमें रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा, इनमें रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के पीछे हैं दोनों कार्बन। ठीक है, तो हम इसको समझ पा रहे हैं ऐसे। इसमें क्या है, डिस्टेंस है दोनों कार्बन, दोनों हाइड्रोजन के बीच में,
सॉरी कार्बन के बीच में नहीं, दोनों हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है, और इसमें डिस्टेंस नहीं है, इसमें डिस्टेंस है, तो ये क्या है, स्टेबल कन्फॉर्मेशन रहेगी। क्योंकि बेसिकली सीधी सी बात है, अगर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है तो क्या है, रिपल्सन कम होगा, इसमें क्या है, रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्टेड हैं और दोनों में मिनिमम डिस्टेंस है। तो ये हमारी इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है और ये हमारी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। ये तो हमारा क्या होगा, शो हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला या शो हॉर्स फॉर्मूला या शो हॉर्स मेथड। अब हमारा है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला में हम कंपाउंड को हम इथेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम कंपाउंड को क्या है, फ्रंट से ऑब्जर्व करेंगे, सामने से हम कंपाउंड को क्या है, ऑब्जर्व करेंगे। ऐसे हमारा ये कंपाउंड है, ये एक कार्बन है और जो पीछे क्या है, ये बैक कार्बन है, और तो क्या हम इसको फ्रंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं, फ्रंट से सामने से देख रहे हैं कंपाउंड को। ये फ्रंट कार्बन होगा, ये क्या होगा, बैक कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फ्रंट कार्बन है, जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जो जिसको हमने सर्कल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारा बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और बैक कार्बन पे भी क्या है, ये तीनों हाइड्रोजन जो हम जो सर्कल पे लगा रखे हैं वो बैक कार्बन पे हाइड्रोजन है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक कार्बन को, और डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट कार्बन को। ठीक है, और जो कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, उनमें क्या है, जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री है, उसमें बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम फ्रंट और बैक कार्बन को हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक हमें इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन मिलेगी, दूसरे में स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स में तुम्हें इसमें देखो बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है। इक्लिप्स में देखो, ये इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है और ये इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन में मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन इसमें देखो जो फ्रंट कार्बन पे जो हाइड्रोजन और बैक कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, उसमें क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब दोनों में क्या है, डिस्टेंस है। तो मतलब ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, दोनों में कम डिस्टेंस है, बिल्कुल जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल फ्रंट और बैक में है, बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, उसको हम इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन और कन्फॉर्मेशन में डिफरेंस मैंने आपको पहले बता दिया था। कन्फॉर्मेशन क्या होगी, हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड के अंदर या एक अरेंजमेंट को दूसरे अरेंजमेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं बाई सिंपली रोटेट अराउंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में या एक अरेंजमेंट को या एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज नहीं कर सकते जब तक कि हम बॉन्ड को ब्रेक ना करें, हम रोटेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने माइनस लैक्टिक एसिड प्लस लैक्टिक एसिड डी और एल का हमने एग्जाम्पल लिया, तो हम रोटेट करके हम क्या है, कंपाउंड को एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल आइसोमर है और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उनको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और कन्फॉर्मेशन किसको बोल रहे हैं, जो हम अभी एग्जाम्पल इथेन का, प्रोपेन का जो हम अभी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं कन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन। पहले हमने इथेन का ही देखा है, तो हम इथेन की कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस है क्या एक्चुअल में, कि हम कंपाउंड को क्या है, रोटेट कर रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो रोटेट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिलेंगे तो क्या है, उनकी एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, अलग अलग अरेंजमेंट्स की डिफरेंट होगी, क्योंकि हमने देखा स्टेबिलिटी में डिफरेंस है, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इक्लिप्स की स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो एनर्जी में भी डिफरेंस मिलेगा। तो जो एनर्जी के अंदर जो चेंजेस हैं, जैसे जैसे कंपाउंड को हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड रोटेट करेंगे तो जो एनर्जी चेंजेस होगा उनके बारे में, एनर्जी के जो चेंजेस हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। उसको हम क्या बोल रहे हैं, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। ठीक है, तो अब देखो हमारा ये हम रोटेट कर रहे हैं कंपाउंड को, एक्स एक्सिस पे हमने रोटेशन दिखाया है, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया है। ठीक है, ये हमारी स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन है, इसको हमने चेंज किया, ये रोटेट करके इक्लिप्स में चेंज होगी, फिर दोबारा से स्टैगर्ड में चेंज होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इस इक्लिप्स की स्टेबिलिटी क्या है, कम है, तो स्टैगर्ड की क्या होगी, एनर्जी कम होगी। एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। जो एनर्जी और जो स्टेबिलिटी हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी देखो स्टैगर्ड की कम है और इक्लिप्स की ज़्यादा है, ये हमने ग्राफ दिखाया है। स्टैगर्ड की कम है और इक्लिप्स की ज़्यादा है, फिर स्टैगर्ड की दोबारा से कम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्टैगर्ड की जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है और एनर्जी कम है, और इक्लिप्स की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो
इसमें हम एक और बात है टोरिशनल स्ट्रेन या फिर टोरिशनल एनर्जी। ठीक है भाई, अगर हम कंपाउंड को रोटेट कर रहे हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के राउंड के अगर हम कंपाउंड को रोटेट कर रहे हैं, एक कार्बन को हम स्टेबल रख रहे हैं, दूसरे कार्बन को हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या अरेंजमेंट मिलेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, इसमें जो बेसिकली जो रोटेशन है वो फ्री है, लेकिन कुछ ना कुछ कंपाउंड के अंदर स्ट्रेन होगा। एक बॉन्ड तो बना हुआ है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी वजह से क्या है, एक वो बैरियर का काम करेगा। ठीक है, तो उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उस बैरियर को जब हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, तभी क्या है, उस कंपाउंड को हम रोटेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उस बैरियर की वजह से कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रेन होगा उसको हम टोरिशनल स्ट्रेन बोलेंगे, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, टोरिशनल एनर्जी की। उस एनर्जी की हमें इतनी एनर्जी की, टोरिशनल एनर्जी की जरूरत है कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके राउंड कंपाउंड को रोटेट करने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो हम कंपाउंड को रोटेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वैसे तो बेसिकली टोरिशनल जो एनर्जी है वो है कंपाउंड में, लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो थर्मल एनर्जी होती है कंपाउंड के अंदर, वो क्या है, इस टोरिशनल एनर्जी को क्या है, टोरिशनल एनर्जी या टोरिशनल स्ट्रेन को क्या है ओवरकम कर देती है, और कंपाउंड को हम क्या है फ्रीली रोटेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे एनर्जी चेंजेस। एनर्जी चेंजेस में बेसिक कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में हम क्या देख रहे हैं, एनर्जी चेंजेस को देख रहे हैं। एनर्जी चेंजेस और एनर्जी चेंजेस के साथ हम स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब है कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपेन। कन्फॉर्मेशन प्रोपेन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या, हमने एक हाइड्रोजन को CH3 से रिप्लेस कर दिया तो हमारा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इक्लिप्स और स्टेगर्ड कन्फॉर्मेशन हम बना सकते हैं दोनों की। ठीक है, ये इक्लिप्स हो जाएगी, इसमें एक दूसरे के पीछे हैं सारे जो एटम हैं या जो ग्रुप अटैच हैं, इसमें क्या है थोड़ा सा गैप है। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन का हमें अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि उसमें 2 CH3 आ जाते हैं उसमें, जैसे हमने CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारा प्रोपेन है। ठीक है, सेकंड और थर्ड कार्बन पे हम देखें तो सेकंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। थर्ड पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड कार्बन को हमने लिया है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन, ये मान लो हमने सेकंड मान लिया, ये हमने थर्ड मान लिया। सेकंड कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, और बेसिकली थर्ड कार्बन पे भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप, सॉरी हाँ 2 हाइड्रोजन, ये है सर्कल वाला क्या है, बैक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है, दोनों में सेम है। अब देखो ये हमारी क्या है, अगर हम जैसे कंपाउंड को हमने देखा सबसे स्टेबल जो कन्फॉर्मेशन है वो एंटी है। एंटी मत एंटी इसको क्यों बोल रहे हैं, ये स्टिगर्ड का ही पार्ट है। एंटी में इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, तो इसको हम एंटी कन्फॉर्मेशन बोलेंगे। फिर हम इसको 60 पे रोटेट करें, अगर हम इसको फ्रंट कार्बन को तो क्या रखते हैं, एज इट इज़ रखते हैं, इसको स्टेबल रखते हैं, और बैक कार्बन को हम क्या है रोटेट कर रहे हैं, तो हमने 60 पे रोटेट किया। 60 पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो इसमें क्या है, ये हमें इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये हमें इक्लिप्स मिलेगी। फिर हमने 60 पे रोटेट किया, फिर हम 60 पे रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये CH3 यहाँ पे बीच में आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बीच में आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमें मिलेगी स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का ही पार्ट है। अब ये इसको हम बोल रहे हैं गोच, गोच हम क्योंकि एंटी, ये भी स्टेगर्ड का पार्ट है और ये भी स्टेगर्ड का पार्ट है। अब इन दोनों में डिफरेंस के लिए, क्योंकि इसमें CH3 एक दूसरे के एंटी हैं, इसमें एंटी नहीं है, दोनों क्या स्टेगर्ड तो है लेकिन एंटी नहीं है, इनमें ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन इसमें क्या है फुल गैप है, तो इसको हम एंटी बोलेंगे और इसमें इसको गोच बोलेंगे। फिर 60 पे रोटेट करेंगे, फिर हमें मिलेगी फुल्ली एक्लिप्स्ड, इसको एक्लिप्स बोल रहे थे, इसको फुल्ली एक्लिप्स। फुल्ली एक्लिप्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या है, CH3 बिल्कुल CH3 के पीछे है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पीछे है, इसमें देखो CH3 के पीछे हाइड्रोजन है, इस CH3 के पीछे हाइड्रोजन है, मतलब जो फुल्ली क्या है ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, सेम ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम बोले फुल्ली एक्लिप्स, फिर एक्लिप्स बोल रहे हैं इसको हम। तो एंटी एक्लिप्स्ड, गोच और फुल्ली एक्लिप्स, ये क्या है हमारी मेन कन्फॉर्मेशन है। फिर इसको 60 पे रोटेट करेंगे, हमें अगेन गोच मिल जाएगी, फिर हमें एक्लिप्स मिल जाएगी, ऐसे रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसका देखेंगे कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस। कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये रोटेशन एक्स एक्सिस पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या है वाई एक्सिस पे है। अब देखो हमने एंटी दिखाया है, एंटी देखो सबसे स्टेबल होगी। एंटी सबसे स्टेबल क्यों होगी, क्योंकि दोनों CH3 जो बल्कि ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, एक दूसरे के क्या है एंटी हैं, मैक्सिमम गैप है दोनों के बीच में, तो मैक्सिमम क्या है रिपल्सन होगा, तो एंटी हमारी सबसे स्टेबल है। फिर हमने 60 पे रोटेट किया तो हमें एक्लिप्स्ड मिलेगी, एक्लिप्स की एनर्जी एंटी से ज़्यादा है। फिर हमें मिलेगी दोबारा से गोच,
गोच की एनर्जी एंटी से ज़्यादा होगी। देखो एंटी यहाँ पे है और गोच यहाँ पे है, मतलब दोनों की एनर्जी में क्या है, डिफरेंस है। एंटी ज़्यादा स्टेबल है और गोच भी स्टेबल है, लेकिन एंटी से कम स्टेबल, क्योंकि सी एस थ्री में कम डिफरेंस है, कम गैप है। इसमें क्या है, सी एस थ्री में मैक्सिमम गैप है। ठीक है, फिर हमें फुल्ली एक्लिप्स मिलेगी। फुल्ली एक्लिप्स की देखो एक्लिप्स से ज़्यादा एनर्जी है। फुल्ली एक्लिप्स की क्योंकि इसमें सी एस थ्री और सी एस थ्री ने ओवरलैप किया, दोनों बल के ग्रुप एक दूसरे के पीछे हैं जस्ट। इसमें क्या है, दोनों बल के ग्रुप दूर दूर हैं, दोनों में क्या है स्टैगर्ड, दोनों में स्टैगर्ड है। सी एस थ्री और सी एस थ्री दोनों की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इनमें थोड़ा सा गैप है। तो देखो एंटी की सबसे कम एनर्जी होगी, फिर उसके बाद किसकी एनर्जी होगी, गोच की होगी, उसके बाद एक्लिप्स की होगी, फुल्ली एक्लिप्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। फिर ऐसे रिपीट होती जाएंगी, गोच मिलेगी हमें, फिर एक्लिप्स मिलेगी, फिर हमें एंटी मिलेगी, ऐसे ये क्या है दोबारा से रिपीट होती जाएंगी। अब देखो स्टेबिलिटी हम देखें, स्टेबिलिटी एंटी की ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर गोच की होगी, फिर एक्लिप्स की होगी, फिर फुल्ली एक्लिप्स की। ये तो होगी स्टेबिलिटी। अगर हम एनर्जी देखें तो एनर्जी इसका उल्टा हो जाएगा, फुल्ली एक्लिप्स की सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर एक्लिप्स की, फिर गोच की, फिर एंटी की सबसे कम एनर्जी। तो ये क्या था, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ए ब्यूटेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट है फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कन्फॉर्मेशनल स्टेबिलिटी। कन्फॉर्मेशनल जो स्टेबिलिटी है, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मेशन मिली है, उनकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा टोरिशनल स्टेन। टोरिशनल स्टेन क्या है बेसिकली, जैसे कार्बन पे, जैसे हम कार्बन पे हम देखें जैसे 3 हाइड्रोजन है या फिर एक मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन पे तीनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, उनमें क्या है, जैसे हाइड्रोजन है और दूसरा भी हाइड्रोजन है और तीसरा भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली जो हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका, कार्बन और हाइड्रोजन को जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जैसे ये हम देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसकी वजह से जो रिपल्सन होगा, इसकी वजह से जो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से जो रिपल्सन होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टोरिशनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं, टोरिशनल स्ट्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर दोनों जैसे हाइड्रोजन जैसे अगर हम देखें कि दोनों में कम गैप है, जैसे इक्लिप्स में कम गैप होगा, इक्लिप्स में कम गैप होगा, जैसे हमने देखा इक्लिप्स में बिल्कुल क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे है। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, दोनों में क्या है रिपल्सन होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है मॉलिक्यूल के अंदर एक स्टेन आ जाएगा। इस देखो हम कैसे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, दिस रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन इज नोन एज टोरिशनल स्टेन। टोरिशनल स्टेन की वजह से कंपाउंड की एनर्जी क्या है, बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेन है, रिपल्सन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में, तो क्या है बेसिकली एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए स्टेगर्ड के अंदर क्या होगा बेसिकली, ये टोरिशनल स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इक्लिप्स के अंदर क्या है, गैप कम है तो टोरिशनल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, यही हमने देखा है, स्टेगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इक्लिप्स की कम है। ठीक है, और हमने और टोरिशनल एनर्जी हम किसको बोले थे भाई, एक जो गैप है टोरिशनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, और हम कंपाउंड को रोटेशन के लिए जो गैप है या फिर जो स्ट्रेन है उसको और उससे जो एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ रही है उसको हम बोल रहे हैं टोरिशनल एनर्जी बोल रहे हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था। अब स्टेरिक स्ट्रेन ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेज। देखो वंडरवॉल फोर्सेज हमेशा नॉन बॉन्डेड जो एटम है या फिर जो कंपाउंड है उनके अंदर होता है। ठीक है, ये हमेशा अट्रैक्टिव टाइप का होता है। जो टोरिशनल स्टेरिक स्ट्रेन होता वंडरवॉल जो फोर्सेज होता है वो क्या होता है बेसिकली अट्रैक्टिव टाइप का होता है। लेकिन हम देखें कि स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है, जैसे जैसे कंपाउंड की या जो एटम का अगर साइज बढ़ेगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, गैप कम होगा तो क्या है, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं, दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या है एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। साइज की वजह से क्या है रिपल्सन होगा। रिपल्सन कोई भी किसी प्रकार का हो तो वो क्या है कंपाउंड की स्टेबिलिटी को कम करता है और एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, तो
उसको हम बोल रहे हैं स्टेरिक स्ट्रेन बोल रहे हैं। अब हम देखें, जैसे हमने इथेन से हम ब्यूटेन पे गए, तो ब्यूटेन में क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप आए। ब्यूटेन में क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप, ये 2 मिथाइल ग्रुप है। अब ये दोनों क्या है, बल्कि हैं, दोनों का साइज ज़्यादा है। हाइड्रोजन में भी ये होगा स्टेरिक स्ट्रेन, लेकिन कम होगा। लेकिन मिथाइल में क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी, तो ज़्यादा क्या है, एनर्जी बढ़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो अगर हम इथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूटेन में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है। प्रोपेन में क्या है, 1 मिथाइल ग्रुप है, तो ब्यूटेन से कम होगा। और इथेन में क्या है, जैसे एक भी मिथाइल ग्रुप है नहीं, हाइड्रोजन है, तो उसमें क्या है, सबसे कम होगा स्टेरिक स्ट्रेन, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है वो न के बराबर होता है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन के कंपेयर में कम होगा, ठीक है। तो स्टेरिक स्ट्रेन से भी क्या है, बेसिकली क्या है, एनर्जी ज़्यादा होगी, और क्या है, और स्टेबिलिटी कम हो गई, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन की बात करें, डाइपोल इंटरेक्शन हमेशा अट्रैक्टिव टाइप के होते हैं, हमने देखा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अगर मान लो कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो क्या है, अट्रैक्टिव टाइप का होगा। लेकिन अगर मान लो सेम चार्ज अगर मान लो कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे हम देखा 1,2 डाइब्रोमोइथेन, हमने दोनों मिथाइल को क्या है, ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया। अब देखो एंटी में तो क्या है, ब्रोमीन क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं। लेकिन जैसे हम ये देखें, इसमें ये देखें ब्रोमीन फुल्ली एक्लिप्स्ड में, तो इसमें क्या है, ब्रोमीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दोनों क्या, ब्रोमीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, इस पे भी क्या है, दोनों ब्रोमीन पे क्या है, बेसिकली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर क्या, तो एक दूसरे के लोन पेयर क्या है, एक दूसरे को क्या है, रिपेल करेंगे तो क्या है, एनर्जी बढ़ेगी। रिपेल करेंगे तो क्या है, एनर्जी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसको बोल रहे हैं डाइपोल इंटरेक्शन, या डाइपोल रिपल्सन ही बोलेंगे इसको, बेसिकली ये रिपल्सन का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो एंटी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ब्रोमीन दूर है, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारा गोच होगा, फिर एक्लिप्स, फिर फुल्ली एक्लिप्स क्या है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, रिपल्सन होगा, तो इसकी वजह से क्या है, कम स्टेबल हो जाएगा ये। अब एंगल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, एंगल स्ट्रेन जैसे हम sp3 हाइब्रिडाइज हमारा कार्बन है, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन अगर मान लो किसी भी रिपल्सन की वजह से इसके अंदर डाइवेशन आए, या बॉन्ड एंगल कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या है, दोनों ही केस में क्या है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड एंगल कम हुआ या बॉन्ड एंगल ज़्यादा हुआ, कंपाउंड के अंदर स्ट्रेन आया। स्ट्रेन क्या करेगा, स्ट्रेन खिंचाव या तनाव को ही हम स्ट्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे कन्फॉर्मेशनल स्टेबिलिटी को।